Good evening, students. Today we will discuss another topic, that is classification of sorting algorithm. This topic is very important actually, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द आइटम्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, etc. How we can classify these sorting algorithms? So this is today's theme of the lecture, and it is very important for the डिजाइनिंग एंड एनालिसिस पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम। तो आज हम बात करेंगे, अभी हमने दो एल्गोरिथम डिस्कस किए, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, केवल दो एल्गोरिथम किए अभी। और क्योंकि आगे जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार से, कितने टाइप से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी एल्गोरिथम कितना समय लेती है एग्जीक्यूशन में, उसके आधार पर हम एल्गोरिथम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, सॉर्टिंग इन पॉलिनोमियल टाइम, सॉर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल टाइम। ये वर्ड जब हम सुनते हैं या एग्जाम में या प्लेसमेंट में हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि किन्हीं दो एल्गोरिथम्स के नाम बताएं जो सॉर्टिंग इन पॉलिनोमियल टाइम में रन होती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉर्टिंग इन पॉलिनोमियल टाइम में होती है, सॉर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल टाइम में होते हैं। तो ये बड़ा आसान से क्वेश्चन होते हैं, हम एल्गोरिथम सारी पढ़ते हैं और उस समय पर ये जवाब नहीं दे पाते। उसका कारण क्या है कि हमें उसके बेसिक्स नहीं पता होता। तो आज का लेक्चर मेरा जो फोकस रहेगा वो केवल बेसिक्स के ऊपर रहेगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है और आपको समझना है। दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस, नंबर ऑफ स्वैप्स, रिकर्सन, स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। ये जो मेजर 7 पॉइंट हैं जिसके आधार पे हम आज एल्गोरिथम्स को क्लासिफाई करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला मैं पॉइंट ले रहा हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जो भी एल्गोरिथम हम रन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रही है। इसको हम जब डाके लेक्चर्स अपलोड करेंगे डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के, तो वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको केवल डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। तो बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए कि कोई एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है। जैसे आपने देखा, हमने अभी बबल सॉर्ट डिस्कस की, सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस की और बताया कि ये O ऑफ n स्क्वायर में रन होती है, यानी इसका जो कंपैरिजन टाइम होता है वो सबसे पहले इटरेशन में n-1 कंपैरिजन होते हैं, दूसरे इटरेशन में n-2 कंपैरिजन होते हैं। जब इसको जोड़ते हैं तो 1 + 2 + अप टू n-1 तक की सीरीज बन जाती है और समेशन का फॉर्मूला लगाते हैं n-1 × n/2, तो उसका जो इक्वेशन निकलती है n² / 2 - 1/2 लाइक दिस। सो द लीडिंग टर्म इज n², तो हमने निकाल लिया ऑर्डर ऑफ n²। बबल सॉर्ट ऑर्डर ऑफ n², सिलेक्शन सॉर्ट ऑर्डर ऑफ n²। अब यहां पर मैं बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn, वी कैन क्लासिफाई द एल्गोरिथम। यहां मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम है जो T ऑफ n जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n। दूसरी है पॉलिनोमियल टाइम में रन होने वाली एल्गोरिथम सिलेक्शन सॉर्ट, दैट इज O ऑफ n², जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक एल्गोरिथम है जो एक्सपोनेंशियल टाइम में रन होती है, यानी सबसे फास्ट अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो काउंटिंग सॉर्ट, यहां पर काउंटिंग सॉर्ट सबसे फास्ट एल्गोरिथम है और टावर ऑफ हनोई इज अ स्लोअर एल्गोरिथम बिकॉज इट इज टेकिंग O ऑफ 2n। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम में रन होने वाली एल्गोरिथम। तो आई थिंक इट इज क्लियर। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले में हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे हमने एल्गोरिथम्स को बांट दिया कि वो एल्गोरिथम्स जो लीनियर टाइम में रन होती हैं उन्हें बोलते हैं सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
सॉर्टिंग इन पॉलिनोमियल टाइम यानी O ऑफ n स्क्वायर, O ऑफ n क्यूब, O ऑफ n की पावर 4, इस तरीके से जो एल्गोरिथम्स टाइम लेती हैं उनको बोलते हैं सॉर्टिंग इन पॉलिनोमियल टाइम। इसमें सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। क्लियर? सॉर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल टाइम, जो एक्सपोनेंट यानी 2 की पावर में या 3 की पावर में n हो, किसी की भी पावर में अगर n है तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल टाइम। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि स्पेस कोई एल्गोरिथम कितना ले रही है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूज्ड बाय द एल्गोरिथम। सपोज हमने सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिखा और वो कोड मेन ने रन किया, तो मेन में जब एरे को डिफाइन किया गया, क्लियर? अच्छा, आप लोगों को क्लियर होगा डिफाइन करना, और किसी भी वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं उस वक्त जब हम एरे को डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक मेमोरी स्पेसिफाई हो जाती है, ये सबको पता है। तो यानी स्पेस किसने लिया? मेन ने लिया। जब हमने उसको पास किया, सिलेक्शन सॉर्ट जब कॉल किया, तो हमने क्या पास किया? एरे तो पूरा पास हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या पास किया एज एन पैरामीटर? उसका बेस एड्रेस। क्लियर? तो जब बेस एड्रेस पास किया तो यानी सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन डायरेक्टली एरे के एड्रेस से कंटिन्यूअस लोकेशन पर जो मेमोरी स्पेसेस हैं वहां पर डायरेक्ट काम करेगा, यानी उस मेमोरी का इस्तेमाल करेगा, अपनी तरफ से एरे के लिए कोई नई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा, जब हम n पास करते हैं, साइज ऑफ n, वहां पर हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं, लिखते हैं इंट x या n, वो वेरिएबल अलग है और मेन का वो वेरिएबल अलग है। तो ये आपने सी में पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सबको क्लियर होगा। फिर भी डाउट हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। अब वहां पर मान लीजिए 1 बाइट का स्पेस लेता है या 2 बाइट का स्पेस लेता है, और हमने जो वेरिएबल लिए हैं, जैसे मान लीजिए हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया था, तो वहां पर हमने करंट नाम का वेरिएबल लिया, जे नाम का वेरिएबल लिया, और एक हमने मिन नाम का वेरिएबल लिया, तो 3 वेरिएबल और हो गए, एन हो गया। तो उसको जोड़ेंगे तो स्पेस कितना हुआ? 4 बाइट का। तो वो जो जुड़कर आया, टोटल बाइट कितने हुए? नंबर ऑफ बाइट्स 4। तो वो जो स्पेस हुआ वो क्या हुआ? लीनियर, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट 4, 1 2 10 100 इस टाइप का स्पेस अगर आता है तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पेस। O ऑफ 1, अगर हमारी कोई भी एल्गोरिथम O ऑफ 1 या O ऑफ log n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रन होती है तो उस एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यानी सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसी एल्गोरिथम है जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि ये एरे को डायरेक्टली मेन से एक्सेस कर रही है, कोई उसके लिए अलग से मेमोरी स्पेस नहीं ले रही है, और अपने जो वेरिएबल हैं 3 4 5 जो वेरिएबल हैं बस वही इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए इस एल्गोरिथम को क्या कहेंगे? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। समझ में आ गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूज्ड बाय एल्गोरिथम कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय Sn. So we can classify the algorithm whether the algorithm is in space or not. तो जनरली ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, प्लेस में पूछा जाता है कि बताएं सिलेक्शन सॉर्ट इज अ इन प्लेस एल्गोरिथम और नॉट अ इन प्लेस एल्गोरिथम। तो किसी भी एल्गोरिथम को जब हम पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, उसको डिस्कशन में देखेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को देखेंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि एल्गोरिथम इन प्लेस है या नहीं। बस सीधा सा देखना है, पैरामीटर लिस्ट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज बाय दैट एल्गोरिथम, कितना मेमोरी स्पेस यूज कर रही है। अगर अलग से कोई मेमोरी इस्तेमाल नहीं करी, इन प्लेस यानी उसी प्लेस में उसी मेमोरी में काम कर रही है जितनी की वहां पर अवेलेबल है, अलग से किसी मेमोरी की आवश्यकता नहीं हो रही, तो ऐसी एल्गोरिथम को इन प्लेस एल्गोरिथम कहेंगे। क्लियर है? तो दूसरा तरीका भी हम समझ गए कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ये तो आप सभी लोग अभी देख ही चुके, बबल सॉर्ट में हमने देखा जैसे 5 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो रहे थे पहली बार में? 4। पहले एलिमेंट का दूसरे से कंपैरिजन, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवे से, लाइक दिस। तो कंपैरिजन बेस, अगर कोई एल्गोरिथम ऐसी हम डिजाइन करते हैं जिसमें बिना कंपेयर किए एल्गोरिथम्स को हम एग्जीक्यूट करें और उसके थ्रू एरे को सॉर्ट करें, तो ऐसी एल्गोरिथम को क्या कहेंगे? नॉन कंपैरिजन सॉर्ट। क्लियर? तो क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ी है, आगे हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जब काउंटिंग सॉर्ट तब आपको पता चलेगा कि बिना कंपैरिजन के भी सॉर्टिंग की जा सकती है। तो देखिए, एल्गोरिथम इन विच वी कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एरे और लिस्ट कॉल्ड कंपैरिजन सॉर्ट।
जिस एल्गोरिथम में एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए, जैसे पहले एलिमेंट का कंपैरिजन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो वहां हम पहले एलिमेंट को कंपेयर किससे करते हैं, आगे के सारे एलिमेंट से करते हैं और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको स्वैप कर देते हैं। बबल सॉर्ट में हम दो दो के पेयर में सॉर्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उन्हें क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो यानी ये एल्गोरिथम दोनों कैसी हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, कंपैरिजन सॉर्ट हो गई। क्लियर। तो जिन एल्गोरिथम्स में कंपैरिजन एलिमेंट का नहीं होता है ऐसी एल्गोरिथम्स को क्या कहते हैं, नॉन कंपैरिजन सॉर्ट। और जिन एल्गोरिथम्स में एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता है ऐसी एल्गोरिथम्स को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन सॉर्ट। और जिनमें कंपैरिजन नहीं होता वो नॉन कंपैरिजन सॉर्ट। वेरी इजी, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्वैप्स। जिन एल्गोरिथम्स में स्वैपिंग नहीं होती, स्वैपिंग तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें हमने किसी एलिमेंट के एरे के किसी एलिमेंट को सेव कर दिया, फिर एरे के उस एलिमेंट के प्लेस पर दूसरा एलिमेंट से कर दिया, ओवरराइटिंग कर दी, और फिर टेम्प में जो वेरिएबल था वो उसकी जगह पर कर दिया। तो 3 स्टेप का वो जो प्रोसेस है स्वैपिंग का वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए जिन एल्गोरिथम्स में स्वैपिंग यूज होती है उन एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, स्वैप बेस्ड एल्गोरिथम। और जो एल्गोरिथम स्वैपिंग का इस्तेमाल नहीं करती उन्हें बोलते हैं नॉन स्वैप बेस्ड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इन विच स्वैपिंग इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सॉर्टिंग, देन दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड स्वैप बेस्ड एल्गोरिथम। तो हमारी यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं। स्वैप बेस्ड में मैंने क्विक सॉर्ट को लिया, जो भी आपने पढ़ी तो नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये कैसे इसको हम स्वैप बेस्ड एल्गोरिथम कहते हैं। नॉन स्वैप बेस्ड इंसर्शन सॉर्ट है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इसका वीडियो आने वाला है तो आप उसको देखिएगा। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट आपने देखा, दोनों ही एल्गोरिथम में हमने स्वैपिंग भी की है और कंपैरिजन भी किया। तो ये दोनों ही एल्गोरिथम कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम है एज वेल एज स्वैप बेस्ड एल्गोरिथम है। क्लियर। अगला जो मेन टॉपिक है रिकर्सिव बेस्ड। रिकर्सन के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी एल्गोरिथम रिकर्सिव है कि नॉन रिकर्सिव है। तो बहुत आसान है, अगर कोई एल्गोरिथम का जो सॉर्टिंग का फंक्शन है, जो हमने उसका डिजाइन किया है सॉर्टिंग एल्गोरिथम का फंक्शन, हम देख लें अगर वो अपने आप को कॉल कर रहा है कि नहीं। इफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज यूजिंग रिकर्सन और कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम, अदरवाइज इट्स एन नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम। जैसे क्विक सॉर्ट हम लोगों ने, जिन्होंने पढ़ी है वो समझ सकते हैं, या आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्विक सॉर्ट अपने आप को ही कॉल करती है, यानी ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर बेस्ड होती है। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, 2 छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करती है और फिर दोबारा से अपने आप को कॉल करती है, फिर डिवाइड करती है, फिर कॉल करती है। तो एक लेवल तक जाके प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती है और फिर ऑटोमेटिकली एलिमेंट सॉर्ट होने लगते हैं। जबकि जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी या बबल सॉर्ट पढ़ी या इंसर्शन सॉर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में रिकर्सन का इस्तेमाल नहीं होता है, हम फॉर लूप यूज करके ही सॉर्टिंग करते हैं। तो ऐसी एल्गोरिथम्स को क्या कहते हैं, नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एल्गोरिथम का अगर एग्जांपल है वो कंपैरिजन सॉर्ट भी हो सकती है, स्वैप बेस्ड भी हो सकती है, रिकर्सिव भी हो सकती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं, इन प्लेस भी कह सकते हैं। क्लियर। तो किसी भी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एल्गोरिथम्स को पता लगाने के, कि हम भाई कैसे पता लगाएं कि इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गोरिथम स्टेबल है या नहीं, तो इसके लिए बहुत ही एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आसान होता है, स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाते, अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ एल्गोरिथम सॉर्ट्स एन एरे with keys with the same value appear in same order in output as they did in input called stable sort। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, क्या कह दिया सर ने। बहुत आसान है, स्टेबल सॉर्ट। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। स्टेबल, अगर सपोज इनपुट में ये एरे दिया हुआ है जहां पर एलिमेंट है 8 5 3 5 3, ये इनपुट एरे है, मुझको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग में करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा लास्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है, कई स्टूडेंट्स ने, जब मैं बबल सॉर्ट पढ़ा रहा था तो जो मैंने इनपुट लिया उसमें जब डुप्लीकेट वैल्यूज आई तो अधिकांश स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर डुप्लीकेट वैल्यूज जब आएंगी
तो उसको पहले मतलब स्वैप करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको आगे करेंगे या पीछे करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिपेंड करता है आप किस एल्गोरिथम को रन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूं कि मैं स्टेबल सॉर्ट यूज कर रहा हूं, सपोज, है ना। तो सपोज मेरी एल्गोरिथम जिससे मैं सॉर्ट कर रहा हूं वो स्टेबल है, जस्ट सपोज। नाउ दिस इज कंफर्म कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, 3 पहले आएगा। 3 कौन सा वाला आएगा, रेड वाला आएगा कि ग्रीन वाला आएगा। अब इनकी सीक्वेंस इनपुट में रेड पहले है और ग्रीन बाद में है, 5 भी रेड पहले है ग्रीन बाद में है। अगर यही सीक्वेंस हमारी सॉर्टिंग में रहे, यानी पहला एलिमेंट रहे 3 रेड वाला, फिर एलिमेंट आए 3 ग्रीन वाला, फिर एलिमेंट आए 5 रेड वाला, फिर एलिमेंट आए 5 ग्रीन वाला, और उसके बाद आए 8, तो समझ जाना कि इनका जो ऑर्डर है इनपुट में वो बदला नहीं। इसलिए ये एल्गोरिथम कौन सी है, ये स्टेबल सॉर्ट है। देखिए जो आउटपुट है, नाउ देखिए पहले क्या है, रेड वाला, यहाँ भी रेड वाला 3 पहले है, यहाँ भी रेड वाला 3 पहले है, यहाँ ग्रीन वाला 3 रेड के बाद है, तो यहाँ भी ग्रीन वाला 3 रेड के बाद है। यहाँ पर पहले रेड वाला 5 है, यस यहाँ भी पहले है। यहाँ ग्रीन वाला रेड के बाद है, यहाँ भी रेड के बाद। समझ में आ गया। तो अब इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। स्टेबल सॉर्ट, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी स्टेबल if two objects with equal keys appear in the same order in the order output as they appear in the unsorted input। जैसा unsorted input में इनका ऑर्डर था, अगर वही ऑर्डर इनका आउटपुट में रहता है, सॉर्टेड आउटपुट में रहता है, तो हम कह देंगे ये एल्गोरिथम कैसी है, स्टेबल सॉर्ट। अब तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स नहीं भूलेंगे इसको। आगे जितनी भी एल्गोरिथम सब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग की, तो मैं आपसे ये बोल दूं कि आज जो भी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं इस वाले लेक्चर में, बहुत इजी गोइंग वे में मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई भी डाउट होता है आप क्लियर कर लें। आगे की जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली हैं मैं उसमें आपको नहीं, मैं आपसे उल्टा पूछूंगा कि बताएं जी ये एल्गोरिथम आज हमने डिस्कस करी, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये एल्गोरिथम इन प्लेस है या इन प्लेस नहीं है, ये एल्गोरिथम इसका रनिंग टाइम बताएं, लीनियर है, नॉन लीनियर है या पॉलिनोमियल है। इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, अगर इनपुट हमारा सपोज हम इसी को दोबारा से लेते हैं और दूसरी एल्गोरिथम है हमारी सपोज अनस्टेबल, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सॉर्टेड ही आएगा नो डाउट। बट 3 यहां पर रेड वाला पहले है, यहां ग्रीन वाला बाद में है, तो हो सकता है कि इनका ऑर्डर बदल जाए। अगर बदल जाता है तो ग्रीन वाला पहले आ जाएगा और रेड वाला बाद में आ जाएगा। अब दूसरा वाले में हो सकता है ना बदले, पर एक में भी बदल गया, 3 में या 5 में ऑर्डर, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सॉर्ट। यहाँ देखिए ग्रीन वाला पहले आ गया, रेड वाला उसके बाद, जबकि यहाँ पर रेड पहले है और ग्रीन बाद में। ऐसे ही 5 में रेड वाला 5 पहले है, ग्रीन वाला बाद में है, पर यहाँ ग्रीन वाला 5 पहले आ गया, रेड वाला बाद में। इन दोनों में से किसी भी केस में अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है, यहाँ तो इत्तेफाकन दो हमने एलिमेंट लिए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज 3 भी है और 5 भी है, अगर दोनों में से एक का भी ऑर्डर बदल जाता है तो एल्गोरिथम क्या कहलाएगी, अनस्टेबल सॉर्ट कहलाएगी। क्लियर, कोई डाउट, नो। अनस्टेबल सॉर्ट, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम is said to be unstable if there are 2 or more objects with equal keys which don't appear in same order before and after sorting। यानी दोनों में से किसी एक का भी यदि 2 एलिमेंट का ऑर्डर बदल जाता है, यहाँ तो हमने 2 एलिमेंट का बदल गया, 3 का भी बदल गया और 5 का भी बदल गया, दोनों का ही ऑर्डर बदल गया, तो ये तो 100% अनस्टेबल है। पर इनमें से किन्हीं भी 2 का अगर ऑर्डर बदल जाता है इनपुट के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या कहेंगे कि ये अनस्टेबल सॉर्ट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लास्ट क्लासिफिकेशन का जो हम पैरामीटर ले रहे हैं वो है अडेप्टेबिलिटी। बहुत पूछा जाता है एल्गोरिथम अडेप्टिव है कि नॉन अडेप्टिव है। चलिए तो समझते हैं इसको। अगर कोई एल्गोरिथम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वहां पर 3 केस जनरेट होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तो समझिए इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn इज डिफरेंट इन एनी ऑफ 2 केसेस, यानी बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में से
किन्हीं भी दो केसों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर अलग अलग है, यानी बेस्ट केस में O ऑफ n है, वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर है, एवरेज केस में O ऑफ n स्क्वायर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो केसों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफर कर रही है। इट मीन्स अगर हमारा जो एरे जिसे सॉर्ट करना है अगर वो सॉर्टेड है सपोज, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n, और अगर रिवर्स सॉर्टेड है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर। समझ में आया? दूसरा, इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn इज सेम इन ऑल केसेस, बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, अगर तीनों ही केसों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आती है तो वो एल्गोरिथम क्या कहलाती है? नॉन एडप्टिव सॉर्ट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इंसर्शन सॉर्ट इज एन एडप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्यों? बेस्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट O ऑफ n टाइम लेती है, जबकि वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर टाइम लेती है। इफ इनपुट इज सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड है इनपुट सपोज, देन क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आती है। सॉरी, मर्ज सॉर्ट का केस देखें तो यहाँ पर ये एल्गोरिथम क्या है? नॉन एडप्टिव, क्योंकि ये हर केस में चाहे बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो चाहे एवरेज हो, तीनों ही केसों में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n log n। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको रिपीट कर लें अपनी लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में लिख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि ये एक आज के जो लेक्चर के पॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डेटा स्ट्रक्चर और डाटा क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होते हैं। थैंक यू सो मच, और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।